everyone, welcome back to the part 4 of structure of atom. So इससे पहले हम लोग 3 videos already upload कर चुके हैं. So if you've not seen those, then you should definitely go and watch them first. And if you have done that, so let's move further. Okay. तो इससे पहले वाली videos में हमने डिस्कस किया था कि जो लाइट है ना, that is not just a particle, it is also a wave, or we can see it is not just a wave, it is also a particle, right? तो electromagnetic wave में light, जब भी मैं light बोलूंगी, I definitely mean electromagnetic wave, okay? And past videos में हम discuss कर चुके हैं कि electromagnetic wave क्या होती है, ठीक है? So electromagnetic wave जो है, चाहे उसके नाम में है वेव, ठीक है, पर वो सिर्फ एक वेव नहीं है, वो एक पार्टिकल भी है, ऐसा डिस्कवर हो गया था, ठीक है? नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने ऐसा क्यों बोला. पहली बात तो हम उसको वेव क्यों बोल रहे हैं और हम उसको फिर पार्टिकल भी क्यों बोल रहे हैं, ठीक है? ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो वेव लाइक हैं और ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है जो पार्टिकल लाइक है, ठीक है? सो अब पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, सो दो ऐसी फिनोमेना जिसे हम कह सकते हैं वो है जिसकी वजह से वी कैन से दैट लाइट इज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव, ठीक है? तो पहला है हमारा इंटरफेरेंस और दूसरा है हमारा डिफ्रैक्शन, ठीक है? आई एम श्योर आपको दोनों का मतलब पता है, बट एक चीज को रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना? सो लेट्स डू दैट. सो अगर हमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पता हो, आई थिंक सबको पता होता है, एवरीबडी हैज डन व्हाट इज अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अगर नहीं पता है तो समझो, ठीक है? अगर हमारे पास एक स्लिट, पता है ना स्लिट क्या होता है, कि यहाँ से निकलने की जगह है, यहाँ से निकलने की जगह नहीं है. जो ओपेक साइड है वहां से तो कोई चीज नहीं निकल सकती है, और जो स्लिट है वहां से निकल सकती है, ठीक है? सो अगर मैं क्रिकेट बॉल की बात करूं, क्रिकेट बॉल क्या है? ऑब्वियसली एक पार्टिकल है ना? वेव तो है नहीं क्रिकेट बॉल, इट्स अ पार्टिकल, वेरी क्लियर, ठीक है? तो अगर मैं एक क्रिकेट बॉल को ऐसे फेंक के मारूंगी स्लिट से, तो या तो वो एक स्लिट से हमारे स्क्रीन तक पहुंच जाएगी या दूसरे स्लिट से स्क्रीन तक पहुंच जाएगी. ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्रिकेट बॉल जो है वो दो में डिवाइड हो जाए और दोनों जगह हमें दिखे. एक ही जगह दिखाई देगी ना, या तो यहाँ से पहुंचेगी यहाँ पे या तो यहाँ से पहुंचेगी यहाँ पे, है ना? सिंपली बिकॉज हमारी जो क्रिकेट बॉल है वो एक पार्टिकल है, वो एक वेव नहीं है ना? लेकिन अगर हम बात करें एक लाइट की, लाइट सोर्स हमारे यहाँ पे है टॉर्च, ठीक है? उससे लाइट निकलती है ना, और क्योंकि उसके अंदर से लाइट निकल रही है, हमें वो दिखाई दे रही है, तो एक विजिबल लाइट है ना? और विजिबल लाइट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोस थिंग्स. तो बेसिकली मैं उस लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकती हूँ जो इस टॉर्च में से निकलने वाली है, ठीक है? अब ये जो टॉर्च में से लाइट निकलेगी वो ऐसे निकली, ठीक है? अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये जो लाइट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है? यहां से भी लाइट निकली, ऐसे निकली, निकलती गई और ये आगे तक पहुंची, और इस वाले पार्ट से भी ऐसे आगे निकलते ये यहां तक पहुंची, ठीक है? तो जैसे बॉल थी वो किसी एक स्लिट से पहुंची ना स्क्रीन तक, लेकिन हमारे वेव में क्या हुआ कि दोनों स्लिट से हमारी लाइट जो है वो यहाँ तक पहुंची. अब क्या होगा, तुम्हें स्क्रीन पे ना एक डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा, यानी कि बीच में ऐसे एक तुम्हें मैक्सिमा दिखाई देगा, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट दिखाई देगी, और यहाँ पे तुम्हारी लाइट जो है वो कम होती जाएगी धीरे, ठीक है? अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारी जो बीच में तो तुम्हारा स्क्रीन है, मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट है, या तो तुम्हारा मैक्सिमा यहाँ होना चाहिए था या तो तुम्हारा मैक्सिमा यहाँ होना चाहिए था, पर मैक्सिमा तुम्हें दिखता है बीच में, कहाँ पे? ओपेक साइड के पीछे, विच इज क्वाइट अब नॉर्मल, यहाँ तो नहीं होना चाहिए था ना. दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट जो है हमारी वो क्या, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स मतलब इन जनरल क्या करती हैं, एड अप हो सकती हैं या आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक है? सो इफ द टू वेव्स आर इन फेज, ऐसे तुम देख रहे हो दो वेव्स हैं, दे आर इन द सेम फेज, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो ऐसी होगी, यानी कि इवन बिगर, ठीक है, इन एम्पलीट्यूड. और अगर हमारी दो वेव्स जो है वो आउट ऑफ फेज है तो दे विल बी सब्ट्रैक्टेड और रिजल्टेंट वेव विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है? तो अगर यहाँ पे एडिशन होती है, वेव 1 प्लस वेव 2 गिव्स वेव फाइनल, दैट इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और अगर हमारी वेव्स जो है वो माइनस हो जाती हैं, वेव 1 माइनस वेव 2 इज जीरो इन दिस केस, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फेज में थे ना, एग्जैक्टली ऑपोजिट फेज में है, सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट? तो ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव्स है ना, इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस. और ये तुमने देखा कि पार्टिकल नहीं कर पाया, बॉल ये चीज नहीं कर पाई, ये सिर्फ लाइट कर पाई, है ना? सो लाइट इज हैविंग अ वेव नेचर. ओके, सेकेंड थिंग इज डिफ्रैक्शन. अब डिफ्रैक्शन क्या होता है? अब फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास एक कोई भी पार्टिकल है, अब इसको भी तुम बॉल मानो, ठीक है? अब अगर मैं इस पार्टिकल को
के डायरेक्शन में, इसी सेम डायरेक्शन में दूसरा पार्टिकल ऐसे मारती हूँ, तो दे विल इंटरैक्ट, ठीक है। इनकी एक हो सकता है कोलिजन हो, तो कोलिजन कैन बी इलास्टिक और इनइलास्टिक, वो अलग बात है, बट एक कोलिजन होगी, है ना। सो डेफिनेटली अगर मैं इसके डायरेक्शन में कोई चीज मारूंगी ऐसे, तो उसके और इसके बीच में कोलिजन हो जाएगी, ठीक है। पर अगर मैं इसके डायरेक्शन में एक पार्टिकल ना मार के एक लाइट मारूं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मारूं, तो या तो पॉसिबिलिटी है कि दिस वेव विल इंटरैक्ट विद द पार्टिकल, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, और इसमें पूरा एक बहुत बड़ा स्टडी जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, विच विल बी डूइंग लेटर ऑन। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि लाइट इसके डायरेक्शन में ऐसे आए और इसे ऐसे इग्नोर करके चली जाए। क्यों? क्योंकि ये इसे इंटरैक्ट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये इसके वेवलेंथ के अंदर ही आ गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल है और ये मैंने इस पे लाइट मारी होपिंग कि इनमें इंटरेक्शन होगा, और ये ऐसे चला गया, इसको इग्नोर करके चला गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेव नेचर। क्योंकि तुम देखो ना, वेव अगर सिंपल स्ट्रेट लाइन होती तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन हो जाती, बट वेव थी तो इसलिए इंटरेक्शन नहीं हुई। सो दिस इग्नोरिंग ऑफ द पार्टिकल बाय अ वेव बिकॉज ऑफ इट्स वेव नेचर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये हमारा ऑब्वियसली सिर्फ वेव कर सकता है क्योंकि वेव नेचर है उसके अंदर, पार्टिकल तो ये चीज नहीं कर सकता, पार्टिकल तो पक्का इंटरैक्ट करेगा। ऐसा सुना कि तुमने बॉल के ऊपर बॉल मारी तो वो मतलब बॉल के अंदर से बॉल निकल गई, ऐसा तो नहीं होता, दे विल डेफिनेटली इंटरैक्ट विद ईच अदर, है ना। सो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस वेव नेचर, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों चीजें थी, दे वर शोन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये प्रूव हो गया कि लाइट इज हैविंग एन लाइट इज हैविंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर हैविंग वेव नेचर, ठीक है। Second thing is now we need to know कि why are they having particle nature, right? तो पार्टिकल नेचर की जब तुम बात करोगे तो तुम्हें एनसीईआरटी में ये 4 पॉइंट बहुत क्लियरली दिखाई देंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। Very frankly, you don't have to study all these things. What is the meaning of black body radiation and the variation of heat capacity are very broad topics, and if you want I'll definitely make a video on that, on these two topics specifically, ठीक है। अगर तुम्हें जानना है, सच्ची में जानना है कि इनका मतलब क्या है, बिकॉज इनका मीनिंग बिल्कुल ऐसे आई डोंट वांट टू गिव यू जस्ट एक ग्लिम्स कि ऐसा कुछ होता है, either I'll tell you everything or I'll tell you nothing, ठीक है। so I won't go into that detail because तुम्हें अभी required नहीं है। जो तुम्हें required है ना, वो ये है photo electric effect and the line spectra, which obviously is the टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। व्हाट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, एंड वी विल बी डिस्कसिंग दीज टू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है और वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, दैट इज समथिंग विच विल डू इन द लेटर वीडियोस। बट हाँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि कोई ब्लैक बॉडी है वो रेडिएट कर रही है, ठीक है। फर्स्टली ब्लैक बॉडीज जो होती हैं वो ब्लैक कलर की नहीं होती हैं, ओके। द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, वैसे तो देयर इज लाइक नो परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, बट अगर हम एक क्लोज की बात करें तो सन इज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ओके। ब्लैक बॉडी बेसिकली होती है कोई भी ऐसी बॉडी जो कि सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज ऑफ लाइट अब्सॉर्ब भी करे और उनको परफेक्टली एमिट भी करे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। सो आगे इन डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, बाकी दोनों चीजें जो है विल बी डिस्कसिंग इन द लेटर वीडियोस, ओके। नाउ जब हम वेव्स के बारे में बात करते हैं, सो नाउ दैट वी नो व्हाट आर वेव्स, व्हाट इज द पार्टिकल नेचर, व्हाट इज द वेव नेचर। पार्टिकल नेचर मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट वेव नेचर वी शुड नो, ठीक है। इंटरफेरेंस पढ़ लिया, डिफ्रैक्शन पढ़ लिया, सो वी शुड नो अबाउट व्हाट वेव्स आर, ओके। जब भी वेव्स हम लोग वर्ड बोलते हैं तो ऐसी, जैसे मैंने ऐसे स्क्रीन पे एक वेव सी बनाई है, दिस इज समथिंग विच कम्स टू अवर माइंड, राइट। तो यही बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है, जिसका नाम है वेवलेंथ। फर्स्ट वन इज वेवलेंथ, then there is frequency, okay, then there is wave number, okay। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज वेव नंबर जिसको हम लोग ऐसे वी के ऊपर ऐसे एक डैश डाल के रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन देयर इज एम्पलीट्यूड, ओके, एम्पलीट्यूड जिसको हम लोग कभी कभी मोस्टली मतलब ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये चारों टर्म्स का मीनिंग और उनके फॉर्मूलाज भी हमें पता होने चाहिए, बिकॉज यू नो एंड ऑब्वियसली देयर रिलेशन विद एनर्जी ऑफ अ वेव, all this we need to know, ठीक है। तो I'll just make a very quick effort to make you realize what is the meaning of waves, what is all these terms, how are the waves and the frequency of the wave and the amplitude and the not the amplitude and the wave number related to the energy of the wave. So all that we'll do in the next like 10 minutes, okay. So now the first thing is let's study first the amplitude, okay।
कि एम्पलीट्यूड वेव का क्या होता है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब मान लो तुम्हारी ये कोई मीन पोजीशन है, ओके। इसको स्ट्रेट लाइन इमेजिन करना, आई एम नॉट वेरी गुड एट स्क्रिबलिंग। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एज यू कैन सी। अब तुम्हारी ये मीन पोजीशन है, तो लेट्स कॉल दिस 0, ओके। तो हमारी वेव जो है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस ऊपर जाती है और उतना ही डिस्टेंस नीचे भी आती है। इसे ही हम वेव कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि मान लो वेव इतना ऊपर चली गई और इतना ही नीचे आई, या फिर वेव जो है इतनी सी ऊपर गई और इतना नीचे आ गई। दिस डज नॉट हैपन। ये अनसिमेट्रिकल वेव्स होती हैं। दिस आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू that level of waves study, but the main waves जो हमें पढ़नी है वो ऐसी होती हैं, ओके। अगर वो +1 मान लो ऊपर गई तो -1 ही नीचे आएगी इन मैग्नीट्यूड इफ आई से। तो अगर +1 ऊपर गई तो -1 नीचे आएगी, ठीक है। सो दैट डिस्टेंस, the vertical distance, the vertical word is very very important, the vertical distance that the wave travels in, from the mean position, that is called your amplitude, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक बनाया मैंने, ठीक है, और एक ये बनाया मैंने, तुम क्लियरली देख सकते हो कि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, क्योंकि मेन पोजीशन से ये ज्यादा डिस्टेंस ऊपर गया है और उतना ही डिस्टेंस नीचे भी आया है, और एक कम डिस्टेंस ऊपर गया है और एक कम डिस्टेंस नीचे आया है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द एम्पलीट्यूड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग जो हमारी है वो है लेट्स सी व्हाट इज वेवलेंथ, ओके। नाउ अगर हमारी अगेन ये एक मीन पोजीशन है हमारी, ठीक है। सो यू कैन सी वेव एक सर्टेन डिस्टेंस ऊपर आती है, उतना ही डिस्टेंस नीचे आती है, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो मीन पोजीशन से एक बार ऊपर गया और एक बार नीचे आया, and then coming back to the mean position, this is called one cycle, okay। again the second cycle starts, mean position से ऊपर गया उतना ही नीचे आया, coming back to the mean position, this is the second cycle, and the cycle basically continues, है ना। so ये जो ऊपर जाने वाला पार्ट है, इस हम मैक्सिमा को हम बोलते हैं, पॉइंट को हम बोलते हैं क्रेस्ट। इस डिस्टेंस को तो एम्पलीट्यूड बोलते थे, वो सबको पता चल गया, बट इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रेस्ट, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रफ, जो नीचे का मैक्सिमा है ना। अगेन ये हो गया क्रस्ट, अगेन ये हो गया ट्रफ, ओके। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ऑब्वियसली इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, है ना। सो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, या टू कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ आने वाले, ठीक है। तो दो साथ आने वाले क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो साथ आने वाले ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। डिनोट करते हैं लैम्डा से, और जनरली हम लोग इसको रिपोर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम लोग वेवलेंथ पढ़ेंगे, दैट इज नॉट इन सेंटीमीटर, वो क्वाइट छोटे डिस्टेंस में होते हैं। वी गो टू द लेवल ऑफ एंगस्ट्रॉम्स इवन, बट ऑब्वियसली हम इसको रिपोर्ट जनरली सेंटीमीटर में करते हैं। विल डू द यूनिट चेंजिंग व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड एंड रिपोर्ट दिस इन सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तब भी तुम ट्राई करना, यू रिपोर्ट द वेवलेंथ एंड नॉट ऑब्वियसली वेवलेंथ ऑब्वियसली इन सेंटीमीटर, एंड वेवलेंथ ऑब्वियसली वेव नंबर विल ऑब्वियसली विल बी सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि वो इसका रेसिप्रोकल ही होता है बस, ओके। इज इट क्लियर? So this is done, okay, this is the wavelength. Now अब तुमने देखा कि ये समझ में आ गया कि वेवलेंथ क्या होती है। थर्ड थिंग इज फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी के स्टीडिया का नाम है, इसको हम डिनोट करते हैं न्यू से, ठीक है। दिस इज द सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी, ओके। नाउ तुम देख रहे हो कि ये हमारी एक वेव है, ये अब ना व्हाट इज द, अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं, सो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मीन पोजीशन है, ये 0.0 है, ये टाइम है 1 सेकेंड, ओके। और अगेन ये भी मेरा एक और है, दिस इज 0 एंड दिस इज अगेन टाइम 1 सेकेंड। अब एज यू कैन सी दिस वेव हैज कंप्लीटेड 1 साइकिल इन 1 सेकेंड, क्योंकि एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया, एंड दिस वेव हैज कंप्लीटेड अ टोटल ऑफ 2 साइकिल्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी हुई? ऑब्वियसली इसकी ज्यादा हुई, इसने 2 साइकिल्स कंप्लीट किया, इसने 1 साइकिल कंप्लीट किया, ठीक है। सो दिस इज सिंपली फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड और द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। क्लियर? सो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1 अपॉन टाइम विच इज इन सेकेंड ऑब्वियसली, तो उसे हम सेकेंड इनवर्स कहते हैं, ओके। और हम इसको हर्ट्ज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? सो फ्रीक्वेंसी इज डन. Now we need to know a formula. Obviously wave number is nothing but 1 upon lambda, which is your wavelength, which is in centimeter. तो ये हमारा सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। Now
the important thing to know is, मैंने सारे तुम्हें terms पढ़ा दिया. We have done what is amplitude, what is wavelength, what is frequency and what is wave number. ये चारों terms हमें समझ में आ गया about a wave. Okay, now we need to relate these together. ठीक है, एक बड़ा important formula होता है called C is equal to lambda nu. C क्या होता है? This is speed of light. Okay, speed of light, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, 3 के बाद 8 0. ये हमारी लाइट की कांस्टेंट स्पीड है, ये चेंज नहीं होती. लाइट की स्पीड हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी हमेशा है. ठीक है, ऑब्वियसली वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमारी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चेंज हो सकती है. हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड एज आई एम सेइंग इज गोइंग टू बी द सेम. द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कैन कीप ऑन चेंजिंग. ठीक है, एम आई क्लियर? नाउ एक सिंपल सी मैथमेटिकल बात अगर हम करें, ठीक है, तो आई से 3 into 2 is equal to 6. ओके, तो ये जो 6 मेरा आंसर है, आई वांट टू कीप दिस कांस्टेंट. मुझे ये आंसर जो है वो कांस्टेंट रखना है. जैसे मुझे यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रखनी है ना, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मेरी स्पीड ऑफ लाइट आ रही है, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू. ओके, सो ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिया है. दिस इज 3 into 2 एंड दिस इज गिविंग मी आंसर विच इज 6. ओके, एंड आई वांट टू कीप दिस 6 एज कांस्टेंट. ओके, इफ आई डबल दिस वैल्यू विच इज 6, तो इस वैल्यू का मुझे क्या करना पड़ेगा कि आंसर सेम आए? इसको मुझे हाफ करना पड़ेगा. ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो अगर मुझे एक वैल्यू को डबल करना पड़ा, दूसरी वैल्यू को मुझे हाफ करना पड़ा. ठीक है, टू कीप द आंसर सेम. तो कहने का मतलब ये हुआ कि C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ कि टू कीप द आंसर ऑफ स्पीड कांस्टेंट, अगर मेरी कभी भी किसी वेव की लैम्डा बढ़ेगी, यानी कि किसी वेव का अगर मेरे पास वेवलेंथ बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली उसकी कम हो जानी चाहिए. ठीक है, तो मैं देखूं अगर इसका लैम्डा तुम देख रहे हो कितना बड़ा है, ठीक है, और इसका तुम लैम्डा देख बताओ मुझे किसका बड़ा है. राइट, सो दिस इज वन साइकिल. ये दो मेरे क्रेस्ट हैं और ये इतना डिस्टेंस इसका वेवलेंथ है. ओके, जस्ट ऐसे सेम सा बना लो. और ये दो क्रेस्ट हैं, इसका लैम्डा ये हो गया. लैम्डा बड़ा किसका है? वेवलेंथ बड़ा किसका है? इसका. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है? इसकी. क्लियर? सो जिस भी वेव की हमेशा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. ये हमेशा याद रखना आगे के लिए भी. इज इट क्लियर? नाउ अब ये आगे जाके ऑल्सो आई बी टेलिंग यू इन डिफरेंट स्लाइड्स, बट अभी के लिए भी समझ लो कि अगर मैं एनर्जी की बात करूं, ठीक है, अब जैसे मैंने ये दोनों वेव्स को कंपेयर करूं अगर मैं, तो ये दोनों वेव्स में यू कैन सी कि ये जो वेव है ये एक सेकंड में एक ही बेचारी वेवलेंथ कवर कर पा रही है. ठीक है, एक ही वेव पूरा कंप्लीट हो पाई, और ये एक सेकंड में दो कवर हो गई जल्दी से. ठीक है, तो ऑब्वियसली एक सेकंड में कोई दो कवर कर रहा है, एक सेकंड में कोई एक कवर कर रहा है वेवलेंथ. ठीक है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा हुई? ऑब्वियसली सेकंड वाले की. ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है. ओके, इन टर्म्स ऑफ द electromagnetic wave. So I know the things became really haywire, so they will be cleared in the next slide, but abhi ke liye itna samajh lo ki this formula is very very important for you. Okay, and the next numerical is going to be solved on this formula. So the Vivid Bharati station of All India Radio broadcast a frequency of itna kilohertz, 1368 kilo yani ki 10 to power 3. Okay, and hertz. Okay, calculate the wavelength of electromagnetic radiation emitted by the transmitter. So you have to calculate the, so this is the frequency, you want to calculate the lambda, and you know one formula, C is equal to lambda nu. This value, as I say, will never change. It's 3 into 10 to the power of 8 meter per second, constant. Okay, you need to find out the lambda, and you already know the value of frequency और सेकंड इनवर्स. ठीक है, सो सिंपली बस इसको नीचे कर देना एंड यू विल गेट द आंसर. आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. सिंपली यू शुड नो दिस पर्टिकुलर वैल्यू एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर. ओके, दिस आल्सो यू विल ट्राई एंड यू विल डेफिनेटली गिव मी द आंसर. बस इतना समझ में आना चाहिए कि जो एंगस्ट्रॉम होता है, दिस एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power minus 10 meters if you want, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 into 10 to the power मीटर पर सेकंड है ना. तो अगर तुम ये इक्वेट करोगे लैम्डा इनटू न्यू से, okay, so these two should be having the units in meter per second only. यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम जो lambda है, lambda will be what, this is lambda, right? This is going to be in
डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस है ना, तो ये एक डिस्टेंस के यूनिट में होगा, विच कैन बी मीटर, सेंटीमीटर, वट एवर, बट यहाँ पे द यूनिट इज मीटर, सो दिस शुड डेफिनेटली बी इन मीटर ओनली. ओके, एंड दिस इज in seconds, this should definitely be in second inverse only. कभी कभी तुम्हें frequency मिनट इनवर्स में दी होगी, कभी कभी तुम्हें किसी और यूनिट में दी होगी, so you need to convert the unit so that तुम्हारी कोई गलती ना हो, because speed of light तुम्हारी जो है वो मीटर पर सेकंड में होती है. अगर ये तुम्हारी कभी कभार तुम्हें गिवन होगा 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन होगा, सो तुम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना. You just need to know the basically the difference, the different unit conversions. Okay, so now as you can see, I'm just going to explain the energy wala part. You can see जो red, ये हमारा ना एक spectrum होता है Vib Gyor. Okay, this is how you remember. This is basically a mnemonic to remember the names or मतलब of different colors of the visible region. Electromagnetic waves में जैसे तुमने देखा कि ये सारी की सारी हैं, ठीक है, ये सारा region जो है हमारा electromagnetic waves है. ठीक है, बस इतना सा पार्ट हमें दिखाई देता है, बाकी हमें दिखाई भी नहीं देता. यूवी जो हमें विजिबल पार्ट है, जो हमें रेड ये सारे कलर्स दिखाई देते हैं ना, उसके अलावा भी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, बट वो एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है उनकी, दे एग्जिस्ट बट दे आर नॉट एबल, वी आर नॉट एबल टू सी दोस, है ना. तो ये हमारा जो है ये रेड कलर है और ये हमारा जो है वो वायलेट कलर है. इसके बीच में वेब पूरा आ जाता है. ठीक है, दिस इज रेड. दिस पूरा दिस entire series is basically the visible region, और इसको याद करने के लिए हम ये mnemonic याद करते हैं, which is Vibgyor. Okay, so you can see how the frequency here is too high. देख रहे हो तुम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितनी सारी waves complete हो रही हैं जल्दी जल्दी, और यहाँ you can see frequency is too low. ठीक है, but you can see the wavelength here is very very high. यहाँ पे तो wavelength कम हो गई, है ना. सो एज आई ऑलरेडी सेड कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है. सो हियर यू कैन सी द वेवलेंथ इज हायर, सो द फ्रीक्वेंसी इज ऑब्वियसली लोअर, है ना. और हियर यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी इज हायर एंड द वेवलेंथ ऑब्वियसली इज लोअर. ठीक है, और मैंने क्या बोला, एनर्जी ज्यादा किसकी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, है ना, जिसने जल्दी जल्दी अपने साइकिल्स कंप्लीट किए इन लेस नंबर ऑफ लेस टाइम, दैट इज ऑब्वियसली हैविंग अ हाई एनर्जी. ओके, सो दिस फ्रीक्वेंसी हियर इज हायर, सो द एनर्जी ऑफ this side is going to be higher. जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा वहां एनर्जी ज्यादा, है ना. और फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साइड इज लोअर, सो द एनर्जी इज गोइंग टू बी हियर लोअर. Okay, so this is the visible, this is the electromagnetic spectrum, this entire series is the electromagnetic spectrum. और you can see यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा लैम्डा जो है वो ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है ना. और यहाँ पे हमारा लैम्डा जो है वो कम है और फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है. ओके, सो एज यू कैन सी हियर इस साइड पे हमारी जो मतलब ये रेड है और रेड के अलावा भी बहुत सारी आगे चलती जा रही हैं, तो दी टुवर्ड्स दिस साइड योर लैम्डा इज गोइंग टू इंक्रीज एंड योर फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू डिक्रीज. ठीक है, और इस साइड पे क्या हो रहा है, योर लैम्डा इज गोइंग टू और फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू इंक्रीज और लैम्डा इज गोइंग टू डिक्रीज. लैम्डा इज योर वेवलेंथ, राइट. तो यानी कि इस तरफ को अगर हम जाएं, इस तरफ को, तो क्या बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो एनर्जी कम हो रही है ना. और अगर मैं इस तरफ को जाऊं तो क्या हो रहा है, वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो एनर्जी भी बढ़ रही है. इज इट क्लियर? सो what we have done is C is equal to lambda nu, very very important formula. This constant, if this increases this should decrease and vice versa, है ना. And what we have done other than that is कि जो हमारा कोई भी जो frequency और वेवलेंथ होते हैं, they are inversely proportional to each other as I already mentioned in this particular formula. Okay, and energy relation also you know, जिसकी frequency ज्यादा energy will be more, जिसकी frequency कम energy will be कम. ठीक है, so this was my video. In the next video we'll be doing some question related to this energy, all this part, क्योंकि थोड़ा confusing है मुझे पता है, but with time and with practice you'll be learning all this really quickly. And the most important part, which is the photoelectric effect, also will be covering in the next video, so get ready for that and practice all the questions. And if you have any doubt, please comment and let me know and I'll definitely clear those. So thank you for watching.